everyone, welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine. Today we discuss current affairs of 14 July 2021. These current affairs are presented to you by Dream IAS Academy. My name is Maninder and let's start. First news item is India's first green hydrogen mobility project. ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क, गुजरात के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, रन ऑफ कच्छ के अंदर, ये भी एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। थर्ड न्यूज आइटम इज विद रिस्पेक्ट टू भीम यूपीआई, जो भूटान में लॉन्च किया है। फोर्थ इज अबाउट सुंदरबन। सुंदरबन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रामसर साइट है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी न्यूज में था, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट इज हमारे देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जो भी हमारे आपको डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज आइटम देखते हैं, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रो मोबिलिटी प्रोजेक्ट। अब जैसे आपको पता है कि ये न्यूज में पहले तो ये क्यों था ये हम देख लेते हैं। अभी अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन एनटीपीसी, जो इंडिया की प्रीमियर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो एक थर्मल प्लांट्स की जो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ये इंडिया के डिफरेंट एरियाज के अंदर, और एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी रिसेंटली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो लद्दाख की एक गवर्निंग बॉडी है जहां पे उनको उनके जो लोग हैं वो इस पूरे लद्दाख सिटी को चलाते हैं, उन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ले जो है वो पहली सिटी हो जाएगी इंडिया की, सॉरी नॉट दुनिया की, इंडिया की पहली सिटी हो जाएगी जो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। तो अभी एनटीपीसी का ये भी प्लान है कि ये 5 हाइड्रोजन बसेस स्टार्ट करेंगे, और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या है। देखिए, कई बार बोला जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है, मतलब आने वाले टाइम में जैसे कि आज हम जो कार्स चला रहे हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर, या फिर हम कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काफी डिपेंडेंसी हाई है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ये फॉसिल फ्यूल्स, या फिर इनके कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अभी भी आपने देखा है कि कितने डीजल और प्राइस का कॉस्ट कितना ज्यादा हाई हो चुका है। तो ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, और वन ऑफ द प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन बेस्ड कार्स और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल व्हीकल्स जो है काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि कैसे करके ये कार्स एक रियलिटी बने। जापान के अंदर काफी ज्यादा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है इनके बारे में, होंडा काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि कैसे एक हाइड्रोजन जो है व्हीकल चलेगा। तो बेसिक आइडिया सिंपल है कि हाइड्रोजन कार में जैसे हमारे फ्यूल फिलर्स होते हैं वैसे ही वहां पे एक फ्यूल फिलर होएगा, और इस फ्यूल फिलर के अंदर हाइड्रोजन डाली जाएगी। जैसे कि आज हम डालते हैं बेसिकली अपना पेट्रोल डीजल, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन डाली जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है अल्टीमेटली इस फ्यूल टैंक में आ जाएगी जहां पे पूरी हाइड्रोजन स्टोर की जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन होगी अल्टीमेटली इस हाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल स्टैक के अंदर डालेंगे। फ्यूल सेल स्टैक क्या है, बेसिकली यहाँ पे इस टाइप का कुछ जो है वो मतलब होगा। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे वो वाला जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना देखने को मिलेगा। वहां पे होगा क्या कि एक साइड से हम हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरी साइड से हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगा तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट जनरेट होगा, और ये करंट जो है अल्टीमेटली इसको स्टोर कर लिया जाएगा, और फाइनली हम इसको यूज कर सकते हैं इन मूविंग आवर व्हीकल। जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो पानी निकलेगा, और वाटर के लिए जो आउटलेट है वो यहाँ पे लगा देंगे जिससे पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। सो बेसिक आइडिया इज कि यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है वो पानी की तरह से बाहर आ जाएगा, और जो हमारा करंट का मूवमेंट होएगा वो जो करंट जनरेट होएगा उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो हम बैटरी के अंदर स्टोर कर लेंगे, और इवेंचुअली हम उसको यूज कर लेंगे इन मूविंग आवर ट्रैक्शन मोटर एंड एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें बेसिकली आइडिया ये सिंपल है कि हमारे जो आज जो हमारे दुनिया में कार्स चलती हैं वहां पे हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम फ्यूल सेल को हम जो है पेट्रोल और डीजल को यूज करते हैं, और वो जो पेट्रोल और डीजल है इवेंचुअली ये इनकी जो कंबशन होती है और फाइनली इनकी वजह से जो है पूरा व्हीकल चलता है। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिसके अंदर हम बैटरी यूज करते हैं और बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ता है।
और बैटरी जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ये हाइड्रोजन कार जो होंगी इनके अंदर बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रोलाइसिस का जो वो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आप कैसे कर रहे हो, हाइड्रोजन प्रोवाइड करके बाहर से, तो एज अ फ्यूल हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हो और फाइनली वो जो आपके बैटरी में जा रहा है और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइसिस का जो पूरा का पूरा फिनोमिना देखने को मिलेगा और इवेंचुअली ये बैटरी जो है करंट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइसिस से करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट से हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। तो ये बेसिकली हमारा जो आइडिया है हाइड्रोजन कार्स का, ये आइडिया है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। अब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बहुत वेज से हो सकती है। अगर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है तो हम उस हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, जो जनरली देखने को मिलता है। अगर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उस हाइड्रोजन को हमने कैप्चर कर लिया है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज डिवाइसेस से, तो हम उसको ब्लू हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन से हमारा कार्बन जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रादर देन एमिशन हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन करने के बड़े तरीके हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में से ग्रीन हाइड्रोजन निकल सकती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन हाइड्रोजन का काम हो सकता है। तो वो सारी हाइड्रोजन जो क्लाइमेट के लिए सही है, जो एनवायरनमेंट के लिए सही है और जो रिन्यूएबल एनर्जी से निकल रही है, उस सारी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा, अल्टीमेटली उसको ट्रांसपोर्ट और स्टोर किया जाएगा और इवेंचुअली उसको यूज किया जाएगा जो भी पर्पस से हम हाइड्रोजन कार्स को बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली इस चीज के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की स्पेसिफिक एडवांटेजेस है, जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, डीकार्बोनाइज कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स को जिसमें आज कार्बन डाइऑक्साइड काफी रिलीज होती है, जैसे आयरन एंड स्टील, केमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड, दैट कैन बी चैनल्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से होंगे। तो आपको रिपीट कर देता हूं कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एनटीपीसी रन कर रही है और ये लेह लद्दाख सिटी में इसको रन किया जा रहा है। लद्दाख एंड हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। आई होप ये न्यूज आइटम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द सेकंड न्यूज आइटम। ये न्यूज आइटम है हमारे देश में एनटीपीसी अगेन न्यूज में है। अब ये एनटीपीसी क्यों न्यूज में है? देखिए एनटीपीसी मैंने जैसे आपको बोला कि ये हमारे देश के थर्मल पावर जो थर्मल प्लांट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में जो है प्रोजेक्ट्स करते हैं। अब एनटीपीसी ने एक सब्सिडरी बनाई है, उसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, व्हिच मींस कि उनकी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अपना फोकस करेगी। और एनटीपीसी की ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कंपनी है, इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है करना, इंडिया का पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो खावड़ा रन ऑफ कच्छ गुजरात में क्रिएट किया जा रहा है। और ये 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। सो इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है गुजरात में, इसके बारे में वो मिल चुका है। इसी प्रोजेक्ट से ग्रीन हाइड्रोजन भी रिलीज की जाएगी जो अगेन हम यूज कर सकते हैं। करंटली अगर देखो इंडिया ने 175 गीगावाट की कमिटमेंट की थी आईएनडीसी के अंदर, जो पेरिस अग्रीमेंट में इंडिया ने साइन किया था। उसके अंदर इंडिया ने बोला था कि हम 100 गीगावाट जो है, ऑलमोस्ट 100 गीगावाट हम सोलर से बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को हमने काफी एम्बिशियसली 2030 तक और इंक्रीज कर दिया और 400 और गीगावाट्स के ऊपर हम प्रोजेक्ट कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के कंटेक्स्ट में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जो इन्होंने एक नई सब्सिडरी क्रिएट की है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। Currently, NTPC ने 66 gigawatt across 70 power projects with an additional 18 gigawatt की कंस्ट्रक्शन करने का जो है इंस्टॉल करने का वो किया है। इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का सिमाद्री थर्मल प्लांट के में इन्होंने रेजर्वॉयर ऑफ सिमाद्री थर्मल प्लांट आंध्र प्रदेश में भी कमीशन कर दिया, मतलब चल गया है ये। इसके अलावा इन्होंने ये भी प्लान किया है कि 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिजर्वॉयर ऑफ रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना, ये एडवांस स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन में है। जैसे आपको सबको पता है कि एक थर्मल प्लांट होता है और उसके पास एक रिजर्वॉयर होता है और वो रिजर्वॉयर का जो पानी होता है वो यूज करते हैं थर्मल प्लांट्स टू प्रोड्यूस स्टीम। तो वो रिजर्वॉयर में अगर हम उस रिजर्वॉयर के अंदर अगर हम अपने फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा दें तो वो एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट हो सकती है। जैसे आप अपनी इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने रिजर्वॉयर के अंदर ऐसे फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा दिए हैं जिससे हम एनर्जी जो है एडिशनल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं।
तो what are floating solar panel plants? They are referred to the deployment of photovoltaic panels. जो ये PV panels होते हैं, इनको surface of the water body के अंदर हम इनको deploy कर देते हैं. इसके बहुत advantages होते हैं, जैसे कि जैसे आपको पता है कि अगर हमने सोलर प्रोजेक्ट्स करने हैं तो हमें लैंड बहुत ज्यादा चाहिए और लैंड लिमिटेड है और लैंड के अंदर बड़े इश्यूज हैं, जैसे लैंड एक्वायर करना, फिर उनको कॉम्पनसेशन देना, फिर फार्मर्स जो है वो अल्टीमेटली डिस्प्यूट ले जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, काफी ज्यादा लैंड एक्विजिशन में इश्यूज बहुत ज्यादा है. तो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इस जमीन की एक्विजिशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड है, देखिए ये सोलर पैनल्स को कूलिंग चाहिए होती है फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग. अब अगर हम इनको दूसरे एरियाज में लगाएंगे तो हमें कूलिंग डिवाइसेस जैसे फैन हो गया, जो ऐसी चीजें होगी वो भी साथ में लगानी पड़ेगी. लेकिन अगर हम सोलर पैनल्स को पानी के ऊपर रख रहे हैं तो उनको कूलिंग इफेक्ट नेचुरली मिलेगा. इसके अलावा वाटर इवेपोरेशन भी कम होगा और एल्गल ब्लूमिंग भी काफी हद तक कम होगा, वाटर क्वालिटी भी बेटर होगी. लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे डिग्रेडेशन और करोजन हो सकती है इंस्टॉलेशन प्लांट्स की, यानी कि इन प्लांट्स में पानी वगैरह अगर मिक्स हो जाए तो वो करोजन का इफेक्ट हो सकता है. इसके अलावा हमने ब्रॉड बेस्ड स्टडीज अभी तक नहीं की हैं कि ये सोलर पैनल्स जो है अगर पानी के ऊपर लगाएंगे तो इसकी वाटर बेड टोपोग्राफी और पानी में जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे अफेक्ट कर सकती है. तो इन चैलेंजेस को भी हमें कंसिडर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम हो जाता है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है. तो लेट्स गो टू द थर्ड न्यूज आइटम गाइस. ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि हमने भूटान के अंदर अब भीम यूपीआई जो है वो लॉन्च कर दिया है. तो जैसे आप सबने यूपीआई का सिस्टम गूगल पे हो गया या फोन पे हो गया या आपके बैंक के जो नेट बैंकिंग में यूपीआई का सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सिस्टम है, ये भीम के थ्रू अप्लाई होता है, इसको हमने भूटान को भी एक्सटेंड कर दिया है. इसके बड़े एडवांटेजेस होंगे, जैसे आपको पता है कि काफी टूरिस्ट हमारे देश के भूटान में जाते हैं और वहां पे वो जो पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट वो कैश में करते हैं या फिर और किसी मैकेनिज्म से करते हैं. तो यूपीआई का जब सिस्टम आ जाएगा तो भूटान भी अगर उसको यूज करेगा तो टूरिस्ट के लिए या और भी ऐसी इंटर कंट्री ट्रांजेक्शंस के लिए ये भीम यूपीआई कैन बी अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. भूटान जो है वो पहली कंट्री बन चुकी है और आपको ये पता होना चाहिए भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री, पहला देश था इंडिया के अलावा जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड्स को है ना अडॉप्ट किया था. और मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट की थी कि हम इंडिया में से मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, यूपीआई के बारे में समझते हैं. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 अप्रैल में लॉन्च किया था. तो इसमें ये था कि जितने भी बैंक्स हैं उन सारे बैंक्स को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके अंदर ये सारे रुपए और ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी. तो जैसे पेमेंट सिस्टम प्लेयर्स होते हैं पीएसपीज, ये पीएसपीज जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और फाइनली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आपको रियल टाइम में पेमेंट करने का वो मिलेगा. बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा है कि मोर देन 100 मिलियन यूपीआई क्यूआरस हैव बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 5 years और भीम यूपीआई इन 2021 हैज प्रोसेस्ड 22 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ ₹41 लाख करोड़. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो है. इस पूरे यूपीआई को सिस्टम को क्रिएट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स इंडिया में होते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे हमारे देश में दो इंस्टीट्यूशंस का हाथ है, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि एक कंपनी है जिसको रजिस्टर किया गया है कंपनी एक्ट 1956 के अंदर. और ये जो है यूपीआई के अलावा और भी सारे इंडिया के अंदर, जैसे आपने कभी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड आप अपनी फिंगरप्रिंट लगाते हैं और पेमेंट हो जाती है. आपने रुपए के बारे में तो डेफिनेटली सुना है, जो रुपए कार्ड हमारे पास इशू होता है. आपने कभी जैसे आप कार पे जाते हैं और टोल भरते हैं तो फास्ट टैग जो प्रोसेस है उसका भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्रिएट किया है. सिमिलरली नैक हो गया जिसमें क्लियरिंग हाउसेस क्रिएट किए हैं जो आरटीजीएस और एनईएफटी की क्लियरिंग करवाते हैं. आईएमपीएस सिस्टम जो इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम है वो भी इन्होंने क्रिएट किया है. तो ये एनपीसीआई काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है बिकॉज इन्होंने इंडिया के अंदर पेमेंट सिस्टम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रखे हैं. तो स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. चलिए लेट्स गो टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम फॉर द डे, सुंदरबंस.
अब सुंदरबन क्या है, आपको जैसे पता है कि सुंदरबन हमारे देश का काफी इंपॉर्टेंट एक वेटलैंड है जो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। सुंदरबन ऑल्सो इज नोन फॉर व्हाइट टाइगर, मतलब ये एक ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पे हमें व्हाइट टाइगर्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को नहीं मिलते। सुंदरबन जो नाम है वो सुंदरी ट्री से आया है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्री काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब सुंदरी इज नथिंग बट अ मैंग्रोव ट्री, इट इज नोन एज सुंदरी इन देयर लोकल लैंग्वेज। और काफी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट ये सोर्स भी है, इकोसिस्टम सर्विसेज काफी ज्यादा प्रोवाइड करता है सुंदरबन। रिसेंटली इन 2019 इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया था, और उससे पहले भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर भी इसको कंसिडर किया गया है। अब आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लोन यास जो है वो आया था वेस्ट बंगाल के अंदर, आज से 1-2 महीने पहले की ये न्यूज आइटम है। अब यास के आने से हुआ क्या कि काफी ज्यादा सी वाटर जो पानी होता है हमारे जो समुद्र में जो वाटर होता है ये काफी सलाइन वाटर होता है, ये पूरा का पूरा सी वाटर जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर कर गया था। अब वेस्ट बंगाल में वहां पे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे हम राइस वगैरह ग्रो करते हैं, पैडी जूट ग्रो करते हैं। तो ये सारा सलाइन वाटर जैसे ही वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में चला गया तो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है इनकी एग्रीकल्चर फील्ड्स में बढ़ गई, जिसकी वजह से यील्ड बड़ी ज्यादा इफेक्ट हुई है। और ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली यील्ड बहुत डाउन चली जाएगी और फूड सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है ऐसे एरियाज के अंदर। तो इस वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिलीफ और कॉम्पनसेशन देने का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है इन फार्मर्स को, जहां पे ये यास की वजह से सलाइन वाटर मतलब सी वाटर जो है वो एंटर कर गया था। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में अब आप देखो सुंदरबन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है कि जैसे सुंदरबन हमारे देश में और बांग्लादेश में भी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, और इट इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड व्हिच इज इनहैबिटेड बाय द टाइगर्स। और यहाँ पे 1973 में टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया था और 1984 में हमने नेशनल पार्क बनाया था, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में इसको जो है वो किया गया। और सुंदरबन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंदर बहुत अभी रिसेंटली इसको जो है वो अनाउंस किया गया है 2019 के अंदर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट न्यूज आइटम पे चलते हैं आज। ये है बड़ी इंटरेस्टिंग, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। तो ये इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है। पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ पे है। ये बेसिकली हमारा देहरादून उत्तराखंड में हमने पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन इनॉग्रेट किया है, और लोकेशन है चक्रता। ये देहरादून का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, उसमें ये लोकेटेड है। सबसे पहले तो ये देहरादून का मैप है, और देहरादून के मैप के अंदर चक्रता अगर आप देख रहे हो तो वहां पे ये लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। तो क्या है इस गार्डन की स्पेशलिटी, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्रिप्टोगैमिक का मतलब होता है, क्रिप्टोगैमिक वर्ड कम्स फ्रॉम क्रिप्टोगेमी, एंड ये जो होता है ये बेसिकली ऐसी स्पीशीज होती है प्लांट की जो जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, या तो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है या फिर सीडलेस रिप्रोडक्शन होती है। जो सीडलेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां वो जो प्लांट स्पीशीज होती हैं जो सीडलेस रिप्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो कई बार इसको हिडन रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, है ना। दे डू नॉट प्रोड्यूस, कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, जैसे कोई सीड नहीं देखने को मिलता है या कोई फ्लावर नहीं देखने को मिलता, तो ऐसे प्लांट्स को जो है वो हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। जैसे अगर आप एग्जांपल लो तो एग्जांपल में आपके जैसे ये डायग्राम में आपको आपको दिख रहा है, जैसे मॉस होता है या लाइकन्स होते हैं, या हमारे इस टाइप के जो है ना, ये जैसे हो गया फर्न्स हो गए, जैसे फंगाई हो गया, तो ये सारे प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स के लिए ये पहला गार्डन है जो इंडिया में देहरादून में स्टार्ट किया गया है। अब ये देहरादून में क्यों स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये जो एरिया इन्होंने लोकेट किया है इस एरिया का पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा कम होता है, और काफी पोल्यूशन लेवल कम के अंदर ये जो प्लांट्स है सर्वाइव और थ्राइव करते हैं, और मॉइस्ट कंडीशंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन प्लांट्स के लिए। इसके अलावा देवबंद हैज अ प्रिस्टीन मैजेस्टिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड ओक, ये जो कि एक नेचुरल हैबिटेट देते हैं क्रिप्टोगामिक स्पीशीज को। तो स्टूडेंट्स आई होप आज आपको ये 5-6 न्यूज आइटम, जो 5 न्यूज आइटम हमने डिस्कस की, ये आपको काफी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको चैनल पे ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।